माता पिता का तिरस्कार। मॉम, आपको कितनी बार बोला है मुझे खाने को मत पूछा करें। मैं बाहर खा कर आया हूँ। आपको एक बार में एक बात समझ नहीं आती है क्या? शालिनी जी ने अपने छोटे बेटे युवी से पूछा तो युवी तिड़क गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। बेटा, खाना लग गया है, खाना खा लो। मम्मी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं खुद खा लूंगा। आप मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दें। युवी से पूछने के बाद शालिनी जी अपने बड़े बेटे वंश के कमरे में खाने के लिए पूछने के लिए गई तो उसने भी माँ को खाने के लिए मना कर दिया। युवी कहाँ है? उसे भूख नहीं है क्या? यह कल की तरह आज भी अपने दोस्तों के साथ पेट भर कर आया है और वंश का काम भी अभी रोज की तरह अधूरा होगा। रात के खाने के लिए खाने की टेबल पर बैठे रघुवंश प्रताप सिंह जी ने अपनी पत्नी शालिनी जी से पूछा। जी, युवी को अभी भूख नहीं है और वंश अभी बिजी है। मैंने पूछा था लेकिन मना कर दिया, शालिनी जी ने अपने पति को जवाब देते हुए कहा। रघुवंश जी और शालिनी जी खाने की टेबल पर अकेले खाना खाने लगे। ये आज की नई बात नहीं थी, अब तो हर रोज का यही काम हो गया था। शालिनी जी कहने लगी कि दोनों बेटों की अब शादी कर देनी चाहिए। हो सकता है पत्नियां आने पर सही समय पर एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। पति ने कहा, हाँ, वंश के लिए मेरी नजर में एक लड़की है, अच्छी संस्कारी लड़की है। वंश के जीवन में आएगी तो वंश भी अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। कल ही मैं अपने दोस्त विक्रम से बात करता हूँ। अगले दिन रघुवंशी अपने दोस्त विक्रम जी से इस बारे में बात करते हैं तो विक्रम जी कहते हैं, एक बार बच्चों की मर्जी भी जान लेते हैं। रघुवंशी बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को मिलवा देते हैं। फिर रघुवंशी अपने घर आ जाते हैं और वंश से इस बारे में बात करते हैं। वंश कहता है, लेकिन डैड, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। अब नहीं तो कब करोगे? यह सही वक्त है बस। रघुवंशी वंश की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं। वंश मान जाता है। शालिनी जी युवी के पास जाकर उसको भी साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन वो आने के लिए मना कर देता है। अगले दिन वंश को लेकर उसके मॉम डैड विक्रम जी के घर चले जाते हैं। विक्रम जी की बेटी कोमल वंश को पसंद नहीं आती है। कोमल एक अच्छे घर की सीधी सादी संस्कारी लड़की थी लेकिन वंश उसे रिजेक्ट कर देता है। कोमल सहम जाती है। उसके पिताजी भी अपनी बेटी के लिए वंश के रिजेक्ट करने पर शर्मिंदा हो जाते हैं और वहां बेटे रघुवंश जी और शालिनी जी के भी उनके बेटे द्वारा कोमल को रिजेक्ट करने पर होश उड़ जाते हैं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों को भी अपने बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा होना पड़ा। वह चुपचाप वहां से चले आते हैं और घर आकर वंश से इस बारे में बात करते हैं। वंश गुस्से में बोलता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही मना किया था लेकिन आप लोग नहीं माने, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे वो लड़की कहीं से भी मेरे लायक नहीं लगी। वो मेरे टाइप की है ही नहीं। रघुवंशी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं, क्या टाइप है तुम्हारा? क्या कमी है उस लड़की में? संस्कारी लड़की है, तुम्हें और इस परिवार को अच्छे से लेकर चलेगी। और डैड, शादी मुझे करनी है, परिवार को नहीं। वंश अपनी डैड की बात को बीच में ही काट कर बोलता है और चला जाता है। मॉम डैड दोनों उसके इस बर्ताव को देखकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। शालिनी जी अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है। फिर दोनों अपने कमरे में चले आते हैं। रघुवंश जी का शुमार शहर के टॉप बिजनेसमैन में होता था। वह उच्च विचार, दृढ़ निश्चय, उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे। एक बेहतरीन पति और बेहतरीन पिता थे। शालिनी जी से बहुत प्यार करते थे और शालिनी जी को खुश रखने के लिए कभी कभी उनके साथ छेड़छाड़ भी करते रहते थे। कभी कभी छेड़छाड़ में ही उनकी पत्नी रूठ जाती तो फिर उन्हें मनाने के लिए लाख जतन करते। यूं ही हंसते खेलते दिन गुजर जाता था। रघुवंश जी को विरासत में अपने माता पिता से घर और कुछ दुकानें मिली थी जिन्हें बेचकर उन्होंने एक कंपनी खड़ी की थी जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। रघुवंश की एक बहन है नीता, जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। लड़का पेशे से एक ड्राइवर था तो रघुवंश जी उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे तो उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। रघुवंश जी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे तो उनके विचार भी उच्च थे। वे चाहते थे कि उनकी बहन की शादी किसी अच्छे घराने में ही हो लेकिन उनके खिलाफ जाकर उनकी बहन ने शादी की थी तो रघुवंश जी ने उनसे सब रिश्ते तोड़ डाले। रघुवंश जी और शालिनी जी के दो नहीं तीन बेटे थे। सबसे बड़ा रोनित, मझला वंश और छोटा युवी। रोनित खींचतान के 12वीं कक्षा तक पढ़ा है और उसकी बिल्कुल भी रुचि पढ़ने में नहीं थी और रघुवंश जी का सपना था
कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने रोनित को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के जतन किए, लेकिन सब में असफल रहे। आखिर में रघुवंश जी ने रोनित को बहुत मारा पीटा और उसे घर से जाने के लिए बोल दिया। वह घर से चला गया। शालिनी जी ने बहुत रोका, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी याद में वह रोज रोज आंसू बहाती। तो रघुवंश जी देखकर गुस्सा हो जाते और कहते कि ऐसे औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है, जो अपने माँ बाप का सपना भी पूरा न कर सके। लेकिन बाप का दिल था, बच्चे के लिए अंदर से तड़प रहा था। यही ख्याल आता रहता था कि वो कहाँ गया होगा। तो रघुवंश जी ने पता करवाया, तो पता चला कि वह अपनी बुआ के पास है। ये जानकर वह और शालिनी जी बेफिक्र हो गए। वो दिन और आज का दिन न तो रोनित लौट कर आया और न ही उसके माता पिता उसके पास गए, लेकिन वह अपनी माँ को फोन करता रहता था और अपने माँ बाप का हाल जानता रहता था। यह बात उसके पिता को नहीं पता थी। शालिनी जी कई बार रोनित से मिलने की जिद कर बैठती, लेकिन रघुवंश जी ने उन्हें उससे ना मिलने की सख्त हिदायत दी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा। वंश और युवी भी बड़े हो गए, उच्च शिक्षित बने और वंश अपने डैड के साथ कंपनी में लग गया। लेकिन युवी का सपना सिंगर बनने का था। वह अपने डैड के खिलाफ जाकर अपना सपना पूरा करने में लग गया। वह आए दिन अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट अटेंड करता। पार्टी, लड़की, नशा, ये सब काम उसके लिए आम सी बात थी। लेकिन उसके इस व्यवहार से उसके मॉम डैड परेशान रहते थे। दोनों बेटे अपने अपने हिसाब से चलते, अपना अपना राग अलापते थे। ना ही दोनों के पास अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाने खाने का समय था, ना ही उनके पास बैठकर दो बातें करने का। रघुवंश जी बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। एक बार जो मुंह से निकाल दिया उसी पर अटल रहते थे। मगर दोनों बेटों ने जब से जवानी में कदम रखा तो अपनी हैकड़ी दिखाने लगे। यहाँ तक कि कोमल को रिजेक्ट करके अपने माता पिता का सर झुकवा दिया। अब रघुवंश जी इसी अफसोस में बैठकर सोचते रहते थे कि तीनों औलाद ऐसी निकलेगी, सोचा भी नहीं था। यह हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। कुछ दिन बाद वंश अपनी पसंद की लड़की टीना से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। उसके मॉम डैड देखकर हैरान हो जाते हैं। एक अच्छी संस्कारी लड़की को रिजेक्ट करके उसने मॉडर्न लड़की से शादी की थी, जिसे ये भी नहीं मालूम कि अपने सास ससुर के सामने कैसे कपड़े पहनकर जाए। वंश और टीना आते ही उनका आशीर्वाद लिए बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं और उनके कमरे से खूब हंसी मजाक की आवाज आती है। रघुवंश जी और शालिनी जी खामोश रहकर ये सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ भी कहना सुनना सही नहीं समझते, क्योंकि जब औलाद सामना करने लग जाए तब कुछ ना कहना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। रघुवंश जी ने अपना घर परंपराओं, रीति रिवाजों और मर्यादाओं और अपने खानदान की आन बान शान के अनुरूप बनाया था, लेकिन उनके बच्चे उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों, मर्यादाओं की शान को तार तार करने में लगे हुए थे। उनके मान सम्मान की धज्जे उड़ाने में लगे हुए थे। उनकी बहू टीना अपनी सास को कुछ भी मान सम्मान नहीं देती थी। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि जब हमारे पास इतना पैसा है तो हम यहाँ रहकर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम विदेश चले जाते हैं। वंश भी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने डैड से अपना हिस्सा मांगता है। रघुवंश जी कहते हैं कि किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम, यह सब मैंने अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया है। हाँ, तुमने जितना वक्त कंपनी को दिया है उसके हिसाब से मैं तुम्हारा भुगतान किए देता हूँ। वे चेक में रकम भरकर अपने हस्ताक्षर करके उसे थमा देते हैं। वह अपने डैड को गुस्से की नजरों से देखता है, लेकिन उसमें इतनी रकम थी कि आराम से विदेश में जाकर बसा जा सके। वंश और टीना अगले दिन चले जाते हैं, लेकिन माँ के दिल पर बहुत जोर पड़ता है। धीरे धीरे उससे उसके बेटे जुदा होते जा रहे थे, लेकिन वह भी अपने आंखों से सब देख रही थी। अपने पति के फैसले पर उन्हें कोई खेद नहीं होता है। कुछ दिन बाद पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की खबर फैल जाती है और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना नामक बीमारी लोगों को घेर लेती है। इसी बीच रघुवंश जी भी कोरोना की गिरफ्त में आ जाते हैं। शालिनी जी घबरा जाती हैं। विक्रम जी और शालिनी जी उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। कंपनी भी बंद हो चुकी थी और जो जमा पूंजी थी उसमें से कुछ वंश को दे दी थी। उन्हें हॉस्पिटल में 15 दिन हो जाते हैं। उनकी हालत में कोई सुधार ना था, लेकिन पैसा बहुत लगता जा रहा था। युवी को तो डैड की कोई फिक्र नहीं थी।
वह अपने डैड के पास आने से परहेज कर रहा था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। लेकिन रोनित अपनी माँ के पास फोन करता रहता था। जब उसे पता चला कि उसके डैड बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो लॉकडाउन या कोरोना की परवाह ना करते हुए तुरंत आ जाता है और अपने डैड का हर तरह से साथ देता है। उसकी बुआ और फूफा जी भी अपने भाई के घर आ जाते हैं और पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। रघुवंश जी के पास अब इतनी जमा पूंजी नहीं बची थी, लेकिन रोनित सब संभाल लेता है क्योंकि रोनित ने अपने घर से बुआ जी के घर आने के बाद अपनी मेहनत और लगन से 15 साल के अंदर इतनी तरक्की कर ली थी कि वह अपनी बुआ जी का भी अच्छे से ख्याल रखता था और अब अपने डैड का सहारा भी बन गया था क्योंकि खून तो उसकी रगों में भी रघुवंश जी का ही था। दिमाग तो बिजनेसमैन का ही था। उसने अपना खुद का मोल खड़ा कर लिया था, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना और उनकी मर्जी के बिना वह शादी नहीं करना चाहता था। एक बार तो वह उनके दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया था। अब नहीं, जब वह अपने डैड के पास जाता है तो उसे देखकर रघुवंश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे अपने पास आने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है और उनके सीने से लग जाता है और कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूं ना। और अपने डैड की इतनी सेवा करता है कि वे उनकी सेवा और प्यार से जल्दी ठीक हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं कि नीता और उसका पति भी वहां मौजूद है और घबराहट में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। रोनित के पूछने पर पता चलता है कि यूवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से यूवी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। रोनित सुनते ही भाग खड़ा होता है। नीता और उसके पति रघुवंश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। रघुवंश जी उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। नीता रोने लगती है। शालिनी जी कहती है कि घर के लोग घर से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं जाते हैं। नीता अपनी भाभी के गले लग जाती है। सब रोनित और युवी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोनित युवी को थाने से छुड़ा कर ले आता है। रघुवंश जी युवी पर गुस्सा होते हैं तो रोनित उन्हें संभाल लेता है और कहता है, पिताजी युवी बच्चा है, इससे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। युवी अपने डैड के गले लगकर माफी मांगता है। रोनित भी अपने डैड के पास आता है और कहता है, पिताजी आपका सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश, आपके सपनों का गला घोट कर इस घर से गया था। मैं जब नादान था समझ ही नहीं पाया आपके जज्बातों को, लेकिन मैं हमेशा पछतावे की आग में जलता रहा हूँ। मैंने मन में ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। आपके आशीर्वाद से मैं आज मॉल का मालिक हूँ। रघुवंश जी कहते हैं कि बेटा तुम माफी मत मांगो, माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें मारा पीटा, घर से निकाल दिया, गला तो मैंने घोटा था तुम्हारे जज्बातों का। तुम्हें रुचि नहीं थी पढ़ने में, तब भी मैंने जोर दिया, तुम्हें घर से निकाल तो दिया था, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरती थी मैं ही जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम अपनी माँ को फोन किया करते थे। मैंने एक दिन शालिनी को तुमसे बात करते हुए देख लिया था। मैं हमेशा यही समझता रहा हूँ कि उच्च शिक्षित होकर और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर ही इंसान खुश रह सकता है। पैसे वाले लोग को ही इस दुनिया में जीने का हक है, लेकिन उच्च शिक्षित होने का ये मतलब तो नहीं कि बच्चे अपने माता पिता का मान सम्मान ही भूल जाए और केवल पैसा पैसा करते रहे और अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाएं कि कभी माँ बाप के साथ बैठकर खाना भी ना खा सके। अगर ऐसा पैसा माँ बाप और औलाद के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देता है तो वो पैसा भला किस काम का। मेरे पास पैसा भी था और मेरा अच्छे से अच्छा इलाज भी हो रहा था, लेकिन मैं और ज्यादा बीमार होता जा रहा था क्योंकि मेरा कोई भी बेटा मेरे पास नहीं था और ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर हॉस्पिटल में तुम्हें देखा, मुझे लगा कि मुझे फिर से जिंदगी मिल गई। जो काम 10-15 दिन में पैसा न कर पाया वो तुम्हारे आने के बाद हो गया। बोलते बोलते रघुवंश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोनित अपने डैड के सीने से लगा रहता है और कहता है, इतने साल अलग रहा हूं, अब अलग मत कीजिएगा। सब खुश हो जाते हैं। लॉकडाउन में ही रोनित और कोमल का रिश्ता पक्का हो जाता है। जिस लड़की को वंश ने रिजेक्ट करके अपने माँ बाप का सिर झुका दिया था, रोनित ने उसी लड़की का हाथ थामकर
फिर से उनका सर ऊंचा कर दिया। कोमल ने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। शादी की तैयारियां जोर शोर पर थी। इसी बीच वंश और टीना भी आ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो शादी की तैयारियां देखकर अनुमान लगाते हैं कि युवी की शादी हो रही होगी। शालिनी जी देखती हैं तो चौंक जाती हैं। वंश और टीना उनके गले लग जाते हैं। तभी वहां रघुवंश जी भी आ जाते हैं। बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। वे दोनों सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वंश कहता है कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपना देश छोड़कर विदेश जा बसे। परिवार का महत्व क्या होता है इसका एहसास हमें उस वक्त हुआ जब हमने अपने 3 माह के बेटे को खोया। गौरव के देश में मदद तो क्या, 2 दिलासे के बोल बोलने वाला भी कोई न था। विदेश में जाकर हमें एहसास हुआ कि अपने देश भारत से अच्छा कोई भी देश नहीं है। अपने गांव की जिंदगी भी विदेश से लाख जगह अच्छी है। कम से कम यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ तो देते हैं। वहां तो कोई मरते हुए को भी नहीं पूछता। टीना कहती कि हम दोनों ने खुद ही एक दूसरे को संभाला। हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें अपने माँ बाप और अपनों की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। हमें तब एहसास हुआ कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उनकी औलाद उनसे दूर चली जाती है। दोनों रोने लगते हैं। रघुवंशी उन्हें माफ कर देते हैं। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सब खुश हो जाते हैं। लेकिन वंश कोमल को देखकर चौंक जाता है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वह कोमल से भी अपने किए की माफी मांगता है और अपने बड़े भाई को सैल्यूट करता है। लॉकडाउन के बाद शादी हो जाती है और कोमल वंश युवी तीनों मिलकर अपनी कंपनी संभालते हैं और डूबी हुई कंपनी को फिर से ऊपर ले जाते हैं। और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अब रघुवंश जी और शालिनी जी बहुत ज्यादा खुश थे और घर में शांति के लिए पूजा रखवाई जो पूर्ण विधि के साथ संपन्न हुई। बेशक पैसा जरूरी है जीवन में, लेकिन पैसों की खातिर कभी भी अपने माता पिता के मान सम्मान अरमान जज्बात और मर्यादाओं का कत्ल ना करें। कभी कभी जो काम पैसा नहीं कर पाता है वो अपनों के 2 मीठे बोल भी कर देते हैं। पैसा होने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी बनाए रखने वाला व्यक्ति ही महान होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।